This is lecture number 14 or unit number 2. Unit number 2 I think you people know very well. इसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज तक के जो पार्ट्स थे वो पीछे हमने कवर कर दिए. ओके. और जैसा भी मैं आपको बोलता रहता हूँ कुछ नए अपडेट्स होते हैं तो उसके वीडियोस एडिशनल वीडियोस में कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. लाइव क्लास ना होने के पीछे कारण ये भी है क्योंकि हर किसी की टाइमिंग अलग अलग होती है. ठीक है. और ये वीडियोस होते हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं आपको, और ये वैसे भी स्टैटिक पार्ट्स में आते हैं जो आपको कवर किए जा रहे हैं. ठीक है. सो लाइव क्लासेस के लिए थोड़ा मैं प्रिफर नहीं करता क्योंकि 4 बच्चे को अलग टाइम चाहिए होता है, 6 को अलग चाहिए होता है, 5 को अलग चाहिए होता है, और अंदर बदल लाइव में 6 बच्चे बैठते हैं, बाकी 400 बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं. तो बेटर जो नए कोर्सेज होते हैं वो आपको डिजाइन करके लगातार देता रहता हूँ. बीच बीच में जो नए क्लासेस और चाहिए, कोई टॉपिक्स को अपडेट करना है तो उनके वीडियोस आपको एड ऑन कर देता हूँ, है ना, पार्ट 1 और पार्ट बी बनाकर. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 14 में. मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबको इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब से, जिस पे आप मुझे फॉलो करिए. आपके आगे के अपडेट्स के लिए या बुक के अपडेट्स के लिए या करंट अफेयर्स के लिए इन सारी जगहों पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ. सो दिस इज अ यूनिट नंबर 2 जिसपे हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8. और बुक को पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा क्योंकि काफी चीजें जो है वो कनेक्ट हो रही हैं. और जैसे आपको जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो आप ग्रुप वगैरह पे मैसेज कर रहे होते हैं, उसको मैं जैसा भी होता है फ्री टाइम में उसे डिस्कशन करता रहता हूँ. तो हम यहाँ बात करेंगे क्लाइमेटिक पैरामीटर्स के बारे में. क्लाइमेटिक पैरामीटर्स में, अच्छा, दिस इज अ पार्ट 1. इसमें एक और पार्ट होगा, पार्ट 2. ओके. तो इसको कुल 2 पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं. क्लाइमेटिक पैरामीटर्स में इस लेक्चर में हम लोग किस किस पार्ट को कवर करेंगे सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम कार्बन प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कार्बन टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में बात करेंगे, कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में बात करेंगे, और कार्बन सिंक और सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे. और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको आगे एक चैप्टर होगा जिसको हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, जब यूएनएफसीसीसी की बात की जाएगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या कह लो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन, कानकुन कन्वेंशन, इन सब के बारे में बात की जाएगी. तो वहां पर भी इनमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जोड़ेंगे. या कह लो आगे चैप्टर नंबर 9 में जब इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात होगी वहां पर इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है. तो ये एक बैकग्राउंड है, इसे ठीक से समझ लो. और वैसे भी चैप्टर्स किताब के हिसाब से चल रहे हैं तो आप सबको एक सीक्वेंस में लग रहा होगी चीजें कवर हो रही हैं. देखो, जो कार्बन प्राइसिंग होता है उस पर समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं. जब इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं. ठीक है. कन्वेंशन मतलब जब दुनिया में लोग आते हैं, मीटिंग्स होती है, कन्वेंशन वगैरह बताऊंगा, कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस वगैरह क्या होता है ये चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत में. तो वहां पर दुनिया के जब कंट्रीज आते हैं तो वहां पर ये डिस्कशन होता है. ठीक है. कि किस हिसाब से कार्बन एमिशन वगैरह को कम किया जाए. तो कार्बन एमिशन वगैरह को कम करने के लिए एक्चुअल में दुनिया में कुछ प्रिंसिपल्स बने, मतलब दुनिया को बचाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं. ओके. क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए उसमें एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसका नाम है पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल. जिसका नाम है पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल. फिलहाल आगे आएगा अभी पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल. इसको मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, है ना, प्रिंसिपल, है ना. सो पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल. पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल क्या होता है कि आप जितना पोल्यूशन करते हैं उसके हिसाब से आप उतना ही कंपनसेशन देते हैं. एग्जैक्टली जो कंपनसेशन आप दे रहे हैं या जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए जो आपने एमिशन किया है उसके लिए जो खर्च होगा उसी को कार्बन प्राइसिंग कहते हैं. उसी को कार्बन प्राइसिंग कहते हैं. जरा ये समझो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, या कोई भी बंदा हो, कोई भी शख्स किसी तरह का अगर पोल्यूशन कर रहा है तो उसके लिए क्या कर रहा है, उसका एक पेमेंट दे रहा है. पेमेंट भाई जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जाएगी, सिद्धांत है. अब बात ये होगी इसकी जरूरत क्यों है भाई, इससे एक फंड जनरेट होगा और उस फंड को खर्च किया जाएगा कहाँ, उस देश में जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. यही जो फंड या जो पेमेंट है उसी को कार्बन प्राइसिंग के नाम से जाना जाता है. ओके. इसी को हम कार्बन प्राइसिंग के नाम से जानते हैं. यहाँ पे कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और या साथ साथ कोई कंपनी भी हो सकती है. तो कोई व्यक्ति हो सकता है और या कोई उसकी कंपनी हो सकती है जिसके द्वारा कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन से इस तरह की चीजें हो रही है उसके लिए वो पे करता है. और जितना वो पोल्यूशन करेगा उतना वो पे करेगा. तो एज मोर यू आर गोइंग टू पॉल्यूट, सिमिलरली यू आर गोइंग टू पे.
तो यानी कहने का मतलब है जो भी गार्बेज या पॉल्यूशन है उसको डिस्पोज करने के लिए किया गया एक फीस जो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी पे करती है। तो अब आई डोंट थिंक सो कार्बन प्राइसिंग जैसे टर्म्स अगर कभी न्यूज़पेपर में आते हैं तो आपको कभी समझने में कोई दिक्कत होने वाली है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आई थिंक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल अगर आप याद रखें जो कार्बन को कंट्रोल एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो लाए गए उसमें कार्बन प्राइसिंग की बात होती है। अब बात होती है कार्बन टैक्स के बारे में। किसी जमाने में कार्बन टैक्स पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे। अब ये करंट अफेयर्स का तो टॉपिक तो नहीं है लेकिन एवरग्रीन टॉपिक जरूर है। कार्बन टैक्स क्या होता है? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप इसे इन्वायरमेंटल टैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल टैक्स। क्या होता है मैं समझाता हूं। असल में इस टैक्स को क्यों लिया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए एक लगाया गया टैक्स है जो सरकारें लगाती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अगर कहीं हुई है तो फिनलैंड में। फिनलैंड इज द फर्स्ट कंट्री द फर्स्ट टाइम कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो दुनिया में सबसे पहले कार्बन टैक्स कहीं लगा तो कहां लगा? फिनलैंड में लगा। वही ने उन्होंने शुरुआत किया 1990 से। ओरिजिन कंट्री को लेकर भी कई जगह अलग अलग फैक्चुअल डेटा होते हैं पर ऑफिशियल डेटा यही है कि फिनलैंड, कोई और कंट्री नहीं, आप फिनलैंड ही याद रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट कंट्री दैट इंट्रोड्यूस्ड द कार्बन टैक्स इन द वर्ल्ड और वो भी कब? 1990s। अच्छा, कार्बन टैक्स जो होता है इसको किसने कहा, मतलब किस आधार पर हमने कार्बन टैक्स लाया? देखो एक्चुअल में क्या है, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग होती है जिसका नाम है यूएनएफसीसीसी, है ना, यूएनएफसीसीसी। इसमें एक और सी लगा दो तो ज्यादा अच्छा होगा। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी है यूएनएफसीसीसी की। चैप्टर नंबर 9 में यूएनएफसीसीसी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, यानी एक दो लेक्चर के बाद वहां पहुंच जाएंगे। यूएनएफसीसीसी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो कंट्रोल किया जाए इसके लिए उसने कहा कि अगर हम कार्बन टैक्स जैसी चीजों को लेकर आए, तो इसके बेसिस पर हम कुछ फंड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो फंड जनरेट कर सकते हैं ये क्लाइमेट के कंट्रोल के लिए, यानी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन या क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में उसको कंट्रोल करने के लिए खर्च किया जाएगा। अब आप कहोगे सर उधर कार्बन प्राइसिंग भी यही था, इधर कार्बन टैक्स भी। हाँ, लेकिन देखो सबका जो सेंटर है वो वही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल करना है, क्लाइमेट को बचाना है, दुनिया को बचाना है, लेकिन सबके अलग अलग तरीके हैं। वहां पे क्या था, जो जितना पोल्यूशन कर रहा था उस हिसाब से पे दे रहा था। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो रही थी कार्बन टैक्स के केस में, ठीक है, सॉरी वो कार्बन प्राइसिंग के केस में। कार्बन टैक्स के केस में क्या है, यहां पर जैसे जो भी लोग फ्यूल को यूज कर रहे हैं, जैसे कोई कोल को जला रहा होगा, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर रहा होगा, गॉट इट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कोई सीएनजी को यूज कर रहा है, इस तरह जो भी आप फ्यूल के सोर्सेस को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग लेवल का एमिशन हो रहा है। उसके बेसिस पर अलग अलग लेवल के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं। अभी जो अलग अलग लेवल के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं इन सब में कोल के जलने से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जलने से, सीएनजी के जलने से, इनसे जो CO2 एमिशन है ना वो चेंज होता रहता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन से, कोल के जलने से जो CO2 निकलता है या पेट्रोल के अंदर जो कार्बन होता है उसके जलने से जो CO2 निकलता है या फिर सीएनजी के अंदर जो मीथेन होता है उसके जलने से जो CO2 निकलता है, इन सब में CO2 की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इन सब के ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यू ऑफ टैक्सेशन इंट्रोड्यूस होता है दुनिया में, मैं बता रहा हूं। लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स लगाया गया कार्बन टैक्स वो सिर्फ और सिर्फ कोल में लगाया गया। कोल इज द मेन सोर्स ऑफ पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, ओके, फिलहाल पूरी दुनिया में है और कहते हैं लगभग 60% के ऊपर पावर प्रोडक्शन लगभग है ना कोयले से ही हो रहा है। और भारत में वैसे भी अगर जो कार्बन टैक्स लगाया गया इट इज लेवाइड ऑन द कोल ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक कोल पे ही लगाया गया, बाकी इसके बाद कभी भी कहीं किसी चीज पर नहीं लगाएगा। लेकिन वही यूएस और अदर कंट्री ले लो तो वो कोल पे भी लगाते हैं, पेट्रोलियम पे भी लगाते हैं, सीएनजी पे भी लगाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, ये जो कोल और जो इन चीजों पे लगाया जाता है ना, ये उनके अंदर कार्बन होता है, ऐसे समझ लो इसको। मैं थोड़ा अलग तरीके से मान लो, जरा ऐसे समझो, है ना। इधर देखो, जैसे मैंने कहा कि मान लो, है ना, सी है, जैसे मैंने कहा मान लो कोल है, गॉट इट, इधर कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो मैंने कुछ बताया पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मैंने कहा मान लो नेचुरल गैसेस है, गॉट इट, नेचुरल गैसेस। इन सब के अंदर क्या होता है, आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। साइंस टेक वगैरह किताबों में पढ़ी होंगी, एनर्जी चैप्टर मैंने बोला था, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों? इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। इनके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है बच्चा, जब ये जलते हैं, यानी द कार्बन कंटेंट ऑफ
फ्यूल, इसमें क्या जलता है? कार्बन। इनमें क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन का मतलब दे हैव अ कार्बन कंटेंट। इनमें क्या होता है? इनमें कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं, इनमें कार्बन कंटेंट पाए जाते हैं। ये जब कार्बन कंटेंट जलते हैं ना, व्हेन द बर्न द कार्बन कंटेंट, इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। व्हेन कार्बन कंटेंट बर्न, जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल के अंदर होता है, इससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पता है जो एक मोल कार्बन होता है, 1 मोल कार्बन जो होता है, समझ रहे हो? 1 मोल कार्बन जो होता है, इसके जलने से अप्रोक्स लगभग 4 मोल CO2 के रिकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है ना। यानी जो कार्बन, एक पार्टिकल कार्बन मान लो अगर है और वो जल रहा है इनके अंदर, तो उससे लगभग 4 CO2 के बराबर CO2 निकलता है। इसका मतलब अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो 1 मोल कार्बन या 4 मोल CO2 पर टैक्स दोनों का बराबर होगा। मान लो आप 400 रुपए टैक्स लगा रहे हैं पर टन, है ना, पर टन। तो यानी कहने का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन या 4 मोल ऑफ CO2 दोनों का बराबर 400 रुपए ही टैक्स होगा। समझ में आई बात? क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ CO2 इतने अमाउंट के जलने से ही बन रहा है ना। तो अगर आप, अब ये डिपेंड करता है कि आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं। या तो आप कार्बन कंटेंट ऑफ फ्यूल पे लगाइए या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर लगाइए। लेकिन याद रखिएगा, इतना कार्बन इज इक्वल टू इतना कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू इतना रुपया। इस पे लगा रहे तो इतना बराबर इतना होगा और इस पे लगा रहे तो इतना बराबर इतना होगा। इसीलिए कहते हैं 1 टन C कार्बन इज इक्वल टू अप्रॉक्स 4 टन ऑफ CO2। ठीक है ना। और जो कार्बन एमिशन जिस पे टैक्स लगाए जाते हैं वो यूनिट टन में मेजर की जाती है। इसी को मैंने कहा 1 टन कार्बन या 4 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 400 रुपीज पर टन के हिसाब से टैक्स लग रहा है। ठीक है, ये मैंने बोला जो आज की डेट में जो टैक्सेशन जो कार्बन टैक्स पे लगाया जाता है, सरकार वो ये लगाती है। अब आप पूछोगे सर ये टैक्स देता कौन है? ये टैक्स देती है कंपनियां। जो कंपनियां कोयले को या तो बाहर से मंगाती हैं, है ना, इंपोर्ट करती हैं, और जो इन चीजों को यूज करके जलाती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं वो कंपनियां। लेकिन कंपनियां अपने पास से थोड़ी ना देती हैं, वैसे सरकार कंपनियों से लेती है, कंपनियां वही टैक्स आपको इलेक्ट्रिसिटी में जोड़कर आपसे ले लेती है। भाई कोई अपने मन से थोड़ी ना आपसे आपसे अपना 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 अपने अपने पैसा देगा, वो तो आप ही से लेगा ना। तो अल्टीमेटली आपको प्राइसेस वगैरह महंगे हो जाते हैं। तो सरकार ये कोल टैक्स कहां से लेती है? उन कंपनियों से जो या तो कोल को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और या उसके बाद वो जो कोल को जला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो कंपनियां देती हैं टैक्स, और वो इनडायरेक्टली आपसे ही वो कंपनियां लेती भी हैं। ये रहा कुछ बैकग्राउंड जो मुझे बताना था, जो मैंने आपको कार्बन टैक्स के केस में समझा दिया। तो कार्बन टैक्स एक तरह से है क्या? कार्बन टैक्स एक तरह से क्लाइमेट टैक्स ही है। कार्बन टैक्स तो क्या बोलोगे बच्चा? कार्बन टैक्स को आप लोग एक तरह से क्लाइमेट टैक्स ही बोलोगे। तो वही चीज लिखी हुई है। कार्बन टैक्स है क्या? भारत में सबसे पहले 2010 में इसकी शुरुआत की गई, और उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे प्रणव दा, है ना, प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, जो बाद में प्रेसिडेंट भी रहे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। और 50 रुपए पर मैट्रिक टन के कोयले पर लगाया गया। ओके, पर मैट्रिक टन कोल पे लगाया गया। बाद में इसको आगे चल के 100 रुपए पर टन कर दिया, और आज के रेफरेंस में जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं और मैं चेक कर रहा हूं तो आज मुझे 400 रुपए पर टन दिख रहा है। यानी आज पर टन कोल पर टन अमाउंट ऑफ, है ना, जो भी है ना, जो कोयला वगैरह उस पे आपको 400 रुपए पर टन के हिसाब से टैक्स देना होता है। ये चीज समझ में आ गई। और इस टैक्स को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप एक तरह का कार्बन टैक्स जो बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, कार्बन टैक्स कर ही रहे। अब इसका पर्पस क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। इसका पर्पस यही है। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने बता दिया, 1 टन कार्बन इज इक्वल टू 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी आपको बता दिया, जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल का जलता है वो कार्बन कंटेंट ही जलता है, उसके जलने के बाद क्या निकलता है? एमिशन ऑफ CO2 निकलता है। ये भी बता दिया लगभग 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू लगभग 4 मोल ऑफ CO2 के बराबर होता है। और ये भी बता दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल के अंदर का डिफरेंट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन दुनिया के अलग कंट्री में तो और भी चीजों पे टैक्स लगाया गया, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ कोल पे लगाया गया। ये चीजें भी मैंने आपको बता दी। इसका मतलब कोल टैक्स की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग फ्यूल में। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। जब भी आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें, तो आपको एक टर्म मिलता होगा, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट, देखो कार्बन फुटप्रिंट को अगर बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं ना, उसकी वजह से होने वाला जो इफेक्ट है, जो हमारे अगल बगल हो रहा है, उसकी पूरी एनालिसिस एक कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर कार्बन फुटप्रिंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट एक्चुअल में है क्या? इस टोटल जो सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, किससे हो रहा है? किसी ऑर्गेनाइजेशन से या तो निकल रहा हो, किसी इवेंट घटना सी वजह से कुछ हो रहा हो, कहीं मान लो बहुत बड़े जंगल में आग लग गई, कुछ समथिंग लाइक इट, है ना, कुछ प्रोडक्ट या कुछ पर्संस की वजह से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उसी की पूरी स्टडी कार्बन फुटप्रिंट में की जाती है। ओके, अब यहां कार्बन फुटप्रिंट में टोटल सम ऑफ ऑल द एमिशन ऑफ CO2 को मेजर किया जाता है।
टोटल सम ऑफ ऑल द एमिशन ऑफ CO2 को मेजर किया जाता है। तो डिफरेंट सोर्सेस से, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, प्रोडक्ट, इन सब चीजों से आते हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पर जो भी, अच्छा ये सारा का सारा क्या हो रहा है, ह्यूमन की वजह से कार्बन एमिशंस हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पर। और यूजुअली जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मेजर किया जाता है, यानी पीरियोडिकल किया जाता है। एक साल के अंदर कार्बन एमिशन, असल में क्या होता है, जब मैं आपको, फिर मैं कह रहा हूं, जब मैं चैप्टर नंबर 9 पे पहुंचूंगा इंटरनेशनल कन्वेंशन पर, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि जब यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है ना, जैसे पेरिस में हुई, जैसे क्योटो, मतलब जब भी, तो एक छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं एक एक साल के, कि एक एक साल के अंदर एक कोटा दिया जाता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उस कोटा के हिसाब से उतना कार्बन रिडक्शन आपको करना होता है, ठीक है। और उसी बेसिस पर आपको क्या होता है कि कंपनसेशन वगैरह या जो कार्बन क्रेडिट्स वगैरह करते हैं या कार्बन व्यापार वगैरह जो करते हैं, उसी चीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक बार बार देखो चैप्टर नंबर 9 पर आ ही रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट कुछ नहीं, एक साल के अंदर ही हम कैलकुलेट करते हैं किस हिसाब से कार्बन डाई एमिशन हुआ है और उसका किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारी स्टडी थियोरेटिकली कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है, ठीक है। ये सारी स्टडी थियोरेटिकली क्या कहलाती है, कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। आगे चलते हैं, फिलहाल नहीं जाते कार्बन फुटप्रिंट वगैरह को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इधर देखो, असल में जब कार्बन रिडक्शन वगैरह अगर हमें करना है, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, आई डोंट थिंक तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत है यहाँ पे। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, आप सब जानते हैं। पहला तो यह है कि गाड़ी वाड़ों की मेंटेनेंस लगातार करते रहो, सर्विसिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करते रहो। जो ऑयल वायल फिल्टर विल्टर है उसको समय के साथ रिप्लेस करते रहिए, चेंज करते रहिए। प्रॉपर गाड़ियों में हीटिंग कूलिंग सिस्टम अच्छा रखिए, ठीक है। कंप्यूटर्स वगैरह भी एक तरह से ग्रीन मैनुअल्स वगैरह पे बेस्ड हो, जैसे ग्रीन फ्यूल से चलें, मतलब सोलर एनर्जी से, इस तरीके की चीजों को यूज करें। हीटिंग कंजर्वेशन, ठीक है, हीटिंग वगैरह को बचाएं। इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन करें, वाटर सेविंग करें। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कार्बन फुटप्रिंट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें जरूरी होती है। आगे चलते हैं, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉमन कार्बन मैट्रिक, या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं अब। कार्बन है ना, कॉमन कार्बन मैट्रिक यानी सीसीएम। सीसीएम होता क्या है, देखो सीसीएम असल में क्या होता है कि जो बिल्डिंग के लेवल पर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है, शायद 22 कैसा पूछा गया, 21 कैसा पूछा गया जरूर, है ना। सीसीएम ये एक तरीका होता है ना, मेजर करने का, मतलब मापने का, साफ साफ लिखा हुआ, जो भी एनर्जी यूज किसी बिल्डिंग में की जाती है। देखो ऐसा होता है कि जब हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। उस बिल्डिंग को रन करने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। तो किसी बिल्डिंग को बनाने में भी जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, किसी बिल्डिंग के चलने में भी जो बिल्डिंग खर्च होती है, असल में उसी की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं कॉमन कार्बन मैट्रिक। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक एक तरह का टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो लिखा भी है, जनरली मेजर करता है जो एनर्जी का यूज किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिससे किसी बिल्डिंग के ऑपरेशन में होता है, उसके बिल्डिंग में जो पूरा का पूरा कार्बन फुटप्रिंट है उसकी। डोंट वरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया इस वीडियो के बीच में क्योंकि पावर कट था, जस्ट अ मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी बात की है, ठीक है, यहां देखो, फाइन। हम यहाँ पे कॉमन कार्बन मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, और कॉमन कार्बन मैट्रिक्स में मैंने आपको समझा दिया एक्चुअल में ये होता क्या है, गॉट इट। जरा देखना, ठीक है। तो किसी भी बिल्डिंग्स वगैरह के हिसाब से जो वहां का कार्बन फुटप्रिंट होता है, उसकी स्टडी के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। एक टूल होता है, मेजरमेंट का तरीका होता है। खास तौर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो किसी बिल्डिंग से जुड़ा होता है, उसकी मेजरमेंट को हम कॉमन कार्बन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखो लिखा भी है, ये डिफाइन करता है जैसे किसी मेजरमेंट को, किसी रिपोर्ट को, किसी वेरिफिकेशन को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जुड़ा होता है किसी बिल्डिंग के ऑपरेशंस में। और ऑफ कोर्स अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में होता है, और अच्छा खासा किसी बिल्डिंग को चलाने के लिए पावर का कंजम्पशन भी होता है, ठीक है। अब बात यह है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है भाई, दुनिया में ऊर्जा का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, लगभग 40% ऐसा है कि वर्ल्ड में ऐसा कह रहे हैं कि जो एनर्जी का जो यूज हो रहा है वो एक्चुअल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से ही हो रहा है, जिसमें ऐसा कहते हैं लगभग 1/3 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही मेन सोर्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डेटा है। इवन कॉमन कार्बन मैट्रिक्स जो न्यूज में रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, किसी बिल्डिंग के लेवल पर जो कार्बन फुटप्रिंट की स्टडी की जा रही है, ठीक है,
उसी उसी ऑब्जर्वेशंस के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक्स टर्म आता है। अब बात करते हैं कार्बन ऑफसेटिंग क्या होता है। देखो कार्बन ऑफसेटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग है ना, और कार्बन क्रेडिट समझना होगा, ठीक है, और कार्बन क्रेडिट समझना होगा। फिर मैं कह देता हूं ये चीजें कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग जो होती है ये आपको आएंगे कहां, चैप्टर नंबर 9 में, यूएनएफसीसीसी वगैरह में। लेकिन आपको यहां पे पहले क्लियर कर देता हूं तो वहां मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, मैंने अभी बोला कि हर कंट्री को एक कोटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कोटा दिया जाता है, ठीक है। यूएनएफसीसी की मीटिंग में जब कोई कंट्री जाती है तो उसको एक कोटा दिया जाता है। कोटा मतलब कितना आप कार्बन रिडक्शन करोगे, कार्बन एमिशन के रिडक्शन का एक कोटा दिया जाता है। तो कार्बन एमिशन के रिडक्शन का एक कोटा दिया जाता है, गॉट इट। तो कार्बन एमिशन के रिडक्शन का एक कोटा उनको दिया जाता है, क्लियर। अब ये जो कार्बन एमिशन के रिडक्शन का एक कोटा दिया जाता है ना, मान लो किसी को दे दिया कि भैया आपको 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, और उसने मान लो 600 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर दिया एक साल के अंदर, तो जो 200 टन एक्स्ट्रा उसने कम किया है ये उसकी एक कमाई बोली जाती है, उसकी एक अर्निंग बोली जाती है, और यही टन कार्बन डाइऑक्साइड उसका कार्बन क्रेडिट कहलाता है। 1 कार्बन क्रेडिट को हमेशा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपने 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने बचा लिया, इसका मतलब आपने 200 कार्बन क्रेडिट कमा लिया, 200 कार्बन क्रेडिट आपने कमा लिया। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट वो होता है जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन आप कोटा के बाद एक्स्ट्रा करते हैं वो आपका अपना होता है, ठीक है। अच्छा, और उसी कार्बन क्रेडिट को ले जाकर कोई कंट्री किसी मार्केट में जाकर बेचती है। इसके लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे पावर नेक्स्ट, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, इस तरह के बहुत सारे, जैसे बीएससी होता है, एससी होता है ना, निफ्टी होता है, उसी तरह से ये भी होता है पावर ने, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज। ये सब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां ले जाकर हम इन कार्बन क्रेडिट्स वगैरह को जो हमने एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन तो कम करके किया है ना, उसको बेचते हैं, और वही चीज कहलाती है कार्बन ट्रेडिंग। और दुनिया की वो कंट्री जैसे रिच हैं या जो कार्बन एमिशन रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो वहां जाकर उन चीजों को खरीदते हैं और वो कहते हैं मेरा रिडक्शन है, और बदले में हमें क्या, डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, ये भी कंट्रीज के बीच में एक कोऑपरेशन है, ऑफसेटिंग वगैरह जो मैं आपको समझा रहा हूं, एक तरह के बीच में एक सेटिंग है या एक कोऑपरेशन है जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं काफी हद तक ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए, जो आपको यहाँ कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। कार्बन, यहाँ पर एक कंट्री क्या होती है, जनरली ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, और उसको वो कंपनसेट करती है, उसको क्या करती है, कंपनसेट करती है उन ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जो कि कोई दूसरी कंट्री करती है। वही दूसरी कंट्री ने क्या किया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिडक्शन किया, उसको जाकर किसी दूसरे ने खरीद लिया, और इंटरनेशनल मीटिंग में जाकर यूएनएफसीसी में कहेगा ये मेरा है, और उसके बदले आपको उसने कुछ दे दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो सिस्टम है, इट्स अ पार्ट ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग। इस पे लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, ऑफ कोर्स इसमें फायदा हो रहा है डेवलप कंट्री को, जो कार्बन एमिशन को डायरेक्ट यूज ना करके दूसरे कंट्री के कार्बन रिडक्शन को खरीद लेती हैं, जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन ऑफसेटिंग जैसा शब्द भी आपके प्रीलिम्स में अगर आता है, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, अब मुझे ख्याल से आप में से किसी को इस तरह की चीजों में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप में से किसी को इन चीजों में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कार्बन ट्रेड के बारे में आपको बता चुका हूं, समझा दिया मैंने। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपके पास कार्बन क्रेडिट होता है ना, उसी को खरीदा और बेचा जाता है, उसी सिस्टम को हम कार्बन ट्रेडिट कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, जिसके लिए पावर ने, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, इस तरह के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं दुनिया में, ठीक है। और जो भी ऑथराइज जो कार्बन क्रेडिट होता है उसी को आप कार्बन ट्रेड करते हैं, और जो कार्बन ट्रेडिंग होती है उसी को हम कार्बन एमिशन ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। और पूरी तरह से मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है, अब जिस हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से उसका प्राइस रेट भी चलता है। वही जैसे कि शेयर मार्केट होता है, वैसे ये भी एक मार्केट है कार्बन के बेचने और खरीदने का, ठीक है। और इस एमिशन ट्रेडिंग से कोशिश ये करनी है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना है, जिससे और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के अलावा और भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। डेवलप कंट्री नहीं कर रहे हैं, डेवलपिंग से कर रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कंट्रोल हो रहे हैं ना, वही चीज मैं आपसे यहाँ कह रहा हूं। और आगे चलो, अब कार्बन मार्केट्स क्या होता है, सही बात है, जिस जगह पे आप ले जाकर कार्बन को खरीदते बेचते हैं वही कार्बन मार्केट है, ठीक है ना। ये वाइड स्प्रेड टूल होता है ना, ये भी एक तरह से मोस्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड टूल होता है दुनिया में फैला हुआ, जो जनरली क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए करता है। ये एक तरह का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी इसको कह सकते हैं।
वही मैंने बोला कार्बन मार्केट, जैसे पावर नेक्स, ये सब चीजें जहां आप करते हैं, और बेसिकली यहां पर आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स पे मिलता है जहां पर आप कार्बन को खरीदते और बेचते हैं, जिसके लिए पावर नेक्स, चिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज जैसे जैसे प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है जहां पर कार्बन क्रेडिट को बेचे और खरीदे जाते हैं। इन चीजों को जो है वो बहुत सारी कंपनी अपनाती है। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं क्लाइमेट चेंज में जो कंट्रोल कर सकें, क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट में जो हो रहे बदलाव उसको हम काफी हद तक मेंटेन कर सकें। तो ये चीजें आती हैं इसके अंदर। और आगे चलते हैं। देखो फिलहाल मिला जुला के सारे टर्म्स को लेकर आपको सब हम कार्बन 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 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, काफी हद तक कार्बन के प्राइस को रखते हैं सामने, बेचते खरीदते हैं। इसमें कार्बन मार्केट्स होता है, कंपनियां होती हैं जो इंटाइटल्ड होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह को अलॉट करती हैं, उनको सेल और परचेज करती हैं। इस तरीके से पूरा एफर्ट होता है जो कार्बन मार्केट में कार्बन को बेचा और खरीदा जाता है, और सबके पीछे UNFCCC है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, है ना, जिसका नाम है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। असल में बहुत ही लोकल भाषा में अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चा कार्बन सिंक, यानी इन्वायरमेंट में जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं, है ना, उसको वहां से ले लेना और एटमॉस्फेरिक गैसेस में कार्बन के एमिशंस की जो वैल्यू है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके कंपाउंड्स हैं, उनको हम कम करेंगे। इसी को हम कहते हैं कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक एक्चुअल में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसी को हम कहते हैं कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कहां से कैप्चर करते हैं? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं इन तरीकों से। अब कैसे कम करते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। इनमें कुछ सिंपल तरीके हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब सीधा जो लैंड में हो रहा है, जो लैंड में हो रहा है, ठीक है, लैंड पे हो रहा है। और जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन जो अर्थ के अंदर ले जाकर हो रहा है। आपको बताऊंगा टेक्सास वगैरह में इस चीजों की शुरुआत की गई थी, टेक्सास वगैरह में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पैकेट के फॉर्म में बनाकर उसको डेंस करके जमीन में काफी नीचे दबाया गया था। इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर के CO2 होते हैं जमीन में काफी नीचे चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक CO2 के लेवल को काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है। टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके, और सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप पेड़ पौधों को लगाइए। जो जमीन पर जितने भी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं उन पे पेड़ पौधों को लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधा तो अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या? कार्बन सिंक होता है, जो आपने पीछे के कार्बन साइकिल वगैरह में चीजें देखी हुई हैं। यहां देखो टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन और जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में है क्या? तो सबसे बड़ी चीज ये कि फोटोसिंथेसिस ले लो, प्लांट अच्छा खासा CO2 को सिंक कर रहा होता है। वेटलैंड मैनेजमेंट, 2% आप पूरी दुनिया में कहते हैं वेटलैंड है, और वेटलैंड अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिफॉरेस्टेशन, जंगलों को फिर से बढ़ा दो, रिफॉरेस्टेशन कर दो। तो ये वो तरीके हैं कुछ जो टेरेस्ट्रियल लैंड पर हम सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में क्या है? यहां पर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस होता है, ह्यूमन, और यहां पर आपको काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती है, जहां पर आप CO2 को कुछ प्रैक्टिसेस के द्वारा कैप्चर करते हैं और फिर उसको ले जाकर किसी जमीन में नीचे लॉन्ग टर्म के लिए उसको दबा देते हैं। तो ऊपर के एटमॉस्फेरिक एयर में से CO2 काफी हद तक खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। जो मैंने अभी आपको टेक्सास वगैरह करके जो नाम बताया था, ठीक है, वो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन का अच्छा खासा एग्जांपल है। ओवरऑल वो तो जगहों के हिसाब से सिक्वेस्ट्रेशन था, यहाँ टाइप्स के हिसाब से सिक्वेस्ट्रेशन। तीन टाइप्स के सिक्वेस्ट्रेशन हो सकते हैं, 3 प्रोसेस के थ्रू। बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, और केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का सीधा मतलब होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, पेड़ पौधा टाइप का, जंगल इस टाइप का, वेटलैंड टाइप का, तो वो सारे एग्जांपल्स लिखे गए। फिर से हम जंगलों को लगा दें, रिफॉरेस्टेशन कर दें। वेटलैंड एरियाज में अच्छा खासा सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। सीधा सीधा कह रहे हैं लगभग अराउंड 14.5% ऑफ दुनिया का जो सॉइल कार्बन है वो वेटलैंड के एरिया अंदर ही जा रहा होता है, ठीक है। व्हाइल ओनली 6% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज द कंपोज ऑफ वेटलैंड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने 2% बोला, हाँ 2%, 3%, कुछ डेटा है जिनके पास 6% भी है, ठीक है। अभी गूगल कर लीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा। एग्रीकल्चर भी एक्टिविटीज जो है वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर लीजिए, या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को उस तरह से फर्टिलाइजर वगैरह को एक्यूरेट यूज कीजिए, सॉइल को लेस डिस्टर्ब कीजिए, बेटर इरिगेशन मेथड ले आइए, है ना, जिस तरीके से हम ईल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ईल्ड प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो कार्बन एमिशन जो होगा रिडक्शन एटमॉस्फेयर में से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरह की चीज। मोस्ट ऑफ द जो फार्मिंग ऑपरेशंस होते हैं जो एग्रीकल्चर वगैरह में होते हैं, ठीक है,
इन सब चीजों में हम ये काम कर रहे हैं आजकल। कार्बन स्टोरेज वगैरह को अच्छे तरीके से बचाने की कोशिश, मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एटमॉस्फेयर से CO2 को कम कर दे। मतलब कह लो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर, जहां पर ऐसा ना हो कि कार्बन एमिशन बढ़े, कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाए इस तरीके से। अब यहां पर कुछ ओशन रिलेटेड भी है बायोलॉजिकल, और डेफिनेटली ओशन रिलेटेड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको बताऊं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो ओशन में होता है। एक बार किसी स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, ओशन में होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, तो आंसर क्या था, ओशन में होता है। क्योंकि ओशन में जितने एल्गी होते हैं ना, और एल्गी क्या करते हैं, एल्गी ग्रीन ग्रीन एल्गी वगैरह होते हैं, मतलब ग्रीन के मत कहो, बहुत सारे कलर के होते हैं, बट दे डू फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है अगर हम आयरन फर्टिलाइजेशन और यूरिया फर्टिलाइजेशन कर दें, आयरन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है उसी पानी के अंदर अगर हम आयरन के लेवल को बढ़ा दें, और अगर आयरन के लेवल को बढ़ा देंगे तो जो एल्गल ग्रोथ होता है काफी बढ़ जाता है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो ऐसे पौधे जो पानी पे फाइटो मतलब पौधे जो प्लैंक करते हैं, मतलब तैरते हैं, वो पौधों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और अगर फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑफकोर्स प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एक्वाटिक फाइटोप्लैंक्टन्स तो ज्यादा कार्बन सिंक करेंगे। उसी तरह कह रहे हैं यूरिया फर्टिलाइजेशन कर दे, यानी ओशन वोशन में अगर ले जाकर यूरिया मिला दे, फिर इतना आसान काम नहीं है। इयान जोन्स का कहना है, बंदा है एक साइंटिस्ट जो भी है, उसके एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कहा अगर हम फर्टिलाइजिंग कर दें ओशन के अंदर, यूरिया मिला दें, तो वहां भी फाइटोप्लैंक्टन वगैरह का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये कुछ और भी तरीके हैं जो सजेस्ट किए गए हैं। अब आप पूछोगे सर ये चीजें कहीं शुरू हो रही है? नहीं भाई, सब रिसर्च की चीजें हैं, अभी ये सब चीजें शुरू नहीं की गई हैं। ठीक है ना, जैसा भी है वैसा ही ओशन को रहने दीजिए। किसी लिमिटेड एरियाज के लिए होगा, उतने बड़े मैसिव यूरियाज को पूरे ओशन में थोड़ी ना मिलाना पॉसिबल होगा। किसी लिमिटेड एरियाज में इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। अच्छा, वो तो रहा बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर ह्यूमन की एनर्जी लगती है, जैसे जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, इसमें मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेंगे, फिर ह्यूमन इन चीजों को करेगा। जैसे बायोचार फॉर्मेशंस, बायोचार जब आपको बायोमास गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, वहां पे ह्यूमन बायोमास गैसिफिकेशन पायरोलिसिस प्लांट सेटअप करेगा, वहां पर बायोमासेस को फिर यूज करा जाएगा। जैसे बायोमास को जलाया ना जाए, बायोमास को सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए, नहीं तो फिर कार्बन एमिशन होगा। उस तरह की चीजें फिजिकल प्रोसेस में आ जाएंगी। ठीक है, बायो एनर्जी विद द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी मैंने बता दिया। मैंने अभी क्या बोला, बायोमास गैसिफिकेशन पायरोलिसिस जैसी प्रोसेस जो मैंने साइंस टेक में आपको पढ़ाई है, और इस पे क्वेश्चन 3-4 बार आपके पेपर में पूछे गए। पहला तो ये। दूसरा, आप एक काम करो, है ना, सीधा जो बायोमासेस है जमीन में दबा दो, बरिंग बायोमासेस, क्योंकि बरिंग द बायोमासेस करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, बायोचार को दबा दो, बायोचार मैंने आपको पढ़ाया था। बायोमास गैसिफिकेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है, बायोमास गैसिफिकेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज बायोचार, और उसको भी जमीन में दबा दो, वो भी इट इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो, है ना, और गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है तो आपको अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी भी सॉइल की बढ़ाएंगे। ओशन स्टोरेज, ठीक है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्र वगैरह में भी हम ले जाकर चीजों को जमीन में काफी नीचे कार्बन स्टोरेज कर दें। ठीक है ना, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। और वैसे भी बताऊं तो जो कार्बन होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओशन के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब मिलाकर ओशन वाटर के साथ वहां भी एब्जॉर्ब करा सकते हैं। ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें जिसकी मदद से हम बहुत सारी तरह से, है ना, बहुत सारी तरह से ये काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बताऊं, ओशन के अंदर CO2 को मिलाने से ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है और वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाब से मैरीन डंपिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज नॉट गुड। इसलिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुई। ठीक है, और एक टॉपिक आपके पेपर में पूछा भी गया है, व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड द ओशन एसिडिफिकेशन, लगातार ओशन वगैरह के अम्लीय होने के पीछे क्या कारण है, आगे बात करेंगे। पोल्यूशन वगैरह में ये चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबटरेनियन इंजेक्शंस, मैंने आपको बोला ले जाके जमीन में काफी नीचे दबा दो, सबटरेनियन इंजेक्शन कर दो, है ना, काफी नीचे ले जाके जमीन में दबा दो, इंसेक्टेड। ठीक है, अब जैसे आप जमीन में से क्या है, आप ऑयल निकाल रहे हो, आप नेचुरल गैसेस निकाल रहे हो, तो एक गैप बन रहा है ना, वहां जाके दबा दो। और CO2 वैसे भी बच्चा खतरनाक नहीं होता, ये जलने में मदद नहीं करता, ये बुझने में मदद करता है, तो वहां पे कोई फायर वार इस तरह का कोई रिस्क भी नहीं है। गॉट इट। हाँ, अब ये मैंने अभी आपको बोला जैसे कि CO2 has been used extensively in enhance the crude oil recovery operation in the US beginning in 1972। ऐसी शुरुआत जो थी टेक्सास में की गई थी। ठीक है, तो मतलब CO2 वगैरह को जमीन के अंदर भी डंप करने की का तरीका है, लेकिन ये फिजिकल होगा क्योंकि ह्यूमन की एनर्जी लगेगी, टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा, जमीन के अंदर दबाया जाएगा। सो दिस इज द पार्ट, ये भी एक तरीका है एटमॉस्फेयर से CO2 को कंट्रोल करने का। केमिकल प्रोसेस क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन करा दिया जाए, कुछ चीजों को मिला दिया जाए। कहा, जैसे मान लो समुद्र के अंदर CO2 है। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन जब पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओशन एसिडिफिकेशन, तो मेन रीजन आंसर मानना था ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो CO2 का लेवल बढ़ रहा है, या CO2 की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है, वो बच्चा CO2 जाके ओशन के पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, और लगातार ओशन के पानी के साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है।
वही कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो H प्लस और HCO3 माइनस बन जाता है, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना ही एसिडिफिकेशन कहलाता है, जो ओशन की एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ाता है। ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ाता है। अच्छा, यहां देखो, ये हो गया आप पे क्या। अब यहां पर बात होती है मिनरल कार्बोनेशंस क्या होता है। तो ये कह रहे हैं ऐसा है कि आप उन पानी के अंदर उन जगहों पर जहां पर CO2 रिएक्ट मतलब होता है, आप वहां पे काम करो, कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दो, ठीक है, और इससे क्या होगा, जो CO2 उस जगह के पानी में एब्जॉर्ब होगा ना, वो वहां से हट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर कहीं पर H2O के साथ CO2 डिसॉल्व है, ठीक है, तो क्या बना, H2CO3 बना, H2CO3 बना। अगर इसके अंदर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दें, तो पानी जो होता है फिर वो H2O फ्री हो जाता है CO2 को छोड़ के, और फिर H2O फ्री हो जाता है इसमें, और CO2 जो है वो मिल सकता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? यानी अगर कोई पानी है जिसमें CO2 ऑलरेडी पहले से डिसॉल्व है, कार्बोनिक एसिड टाइप की चीजें बनी हैं, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जैसी चीजों को मिला देते हैं। इससे क्या होता है, वो वाटर वहां से H2CO3 से अलग हो जाता है, मतलब CO2 वहां से अलग हो जाता है, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और H2O अलग हो जाता है। और फिर H2O अलग हो गया, फिर पानी फ्री हो गया CO2 से, तो इसमें फिर CO2 एब्जॉर्ब हो सकता है। एक ये तरीका बता रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज वगैरह में, जैसे कह रहे हैं कि कुछ हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेकर आए, जैसे टेक, जैसे इको सीमेंट लेकर आए। एक कंपनी है टेक इको, नोवासम करके, इस तरह के कुछ सीमेंट के टाइप्स हैं जो बनाए गए हैं। क्योंकि आपको बताऊं, सीमेंट के प्रोसेस में भी CO2 एमिशन होता है, ये मैंने आपको पीछे ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ाया था। तो यहां कह रहे हैं कुछ अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस लेकर आएंगे, जैसे नोवाकम करके ये कुछ इन्होंने बनाया है, ये भी काफी हद तक CO2 एमिशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आइए, फिलहाल ये चीजें बहुत पुरानी 2002 के आसपास की है। ओशन रिलेटेड क्या है, ओशन रिलेटेड में वही है, बसाल्ट को और बासाल्ट को मिला दो, वही जो ऑक्साइड वक्साइड हम लोग बोल रहे थे, बासाल्ट को मिला दो। बासाल्ट क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम वैसी जो चीजें होंगी, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं बासाल्ट के अंदर, वो क्या करेंगे, कार्बोनेट मिनरल्स को फ्री कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो पीछे का रिएक्शन बता रहा था, उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसी चीजों को मिला दो, तो ये आपका एक बासाल्ट स्टोरेज हो जाएगा, और जाकर CO2 फिर पानी में जाकर स्टोर हो जाएगा। पहली चीज, उन्हीं चीजों को बासाल्ट कहते हैं। ठीक है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जहां पर वही चीज हो गई, जहां पर एसिड न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, यानी समुद्र के अंदर वाटर के साथ जब CO2 मिल जा रहा है तो एसिड बन गया। अब तो समुद्र के पानी में कुछ डिसॉल्व होगा नहीं, तो वहां पर ऐसा करो कोई चीज मिला दो जिससे न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब ये दोनों चीजें काफी हद तक एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री ही है। वहां पर भी तो आप वही कर रहे थे, ठीक है, वहां पे भी वही कर रहे थे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड sequestration in the basalt involve the injection of CO2 into the deep sea formations. The CO2 first mixes with the sea water and then react with the basalt, both of which the alkaline the rich elements, and this reaction result in the release of Ca plus and magnesium plus ions forming the stable carbonate minerals. ठीक है, यानी जैसे ही आप बसाल्ट टाइप की चीजें मिलाते हो, तो जो भी पानी होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम फ्री हो जाता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे रिलीज हो जाता है, वो क्या करता है, वो आराम से फिर CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और CaCO2 के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, मैग्नीशियम MgCO3 टाइप का चीजें बना लेता है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है। और एसिड न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया, जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टी हो रही है उसमें आपको क्या करो, बेसिक चीजें मिला दो, है ना। बेसिक चीजें मिला देने से जो एसिडिक प्रॉपर्टी है न्यूट्रल हो जाती है, और जब पानी न्यूट्रल हो जाता है CO2 और घुल जाता है। इतना आएगा नहीं जितना मैं बता रहा हूं, बस आप छोटे छोटे से टर्म्स याद रखिए, बसाल्ट स्टोरेज, एसिड न्यूट्रलाइजेशन, ये सब तरीके हैं जहां पर हम समुद्र वगैरह के अंदर, ओशन में अंदर वगैरह सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक जो एक लेक्चर के अंदर मैंने करा दिया। बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अनदर पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।